तो आइए बोलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। एकदम बिल्कुल प्रेस से शुरू कर रहे हैं और आप लोग इसको समझिएगा। सर्कुलर मोशन हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति देखिए, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है भाई? स्पष्ट है कि पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो या किसी सर्कुलर आर्क पे मोशन कर रहा हो, कंप्लीट सर्किल नहीं कर रहा हो, थोड़ा ही पार्ट में जा रहा हो, लेकिन वो एक सर्कुलर आर्क पे जा रहा हो या कंप्लीट सर्किल में मूव कर रहा हो, द मोशन इज सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? सर्किल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ये बुझिए आपका ये सर्किल है एक ठो। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कहिएगा कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे जाता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं? माने when a particle moves in a circular path, its motion is called, when a particle moves in a circular path, its motion called circular motion. ठीक है, एक छोटा सा परिभाषा याद रखिएगा। परिभाषा क्या रखना है, जस्ट समझना है। इसमें एक छोटी सी बात है कि पार्टिकल जो है, जब कभी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे जाए तो इसके मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन है। सिंपल सी बात है। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज इक्वल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए। अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं सो देखिए। एक हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एक प्लेन की बात करें, और देखिए सर्कुलर मोशन एक प्लेन मोशन है। सर्कुलर मोशन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन अगर हम लिखना चाहें, सर्कुलर मोशन is an example of motion in a plane.
याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ, ये सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन इन ए प्लेन का एक एग्जाम्पल है। एक नोट टाइप लिख दिए हैं कि सर्कुलर मोशन मोशन इन ए प्लेन का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रहता है अगर एक प्लेन में बात करें तो, और एक हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम सुने होइएगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किया जाता है, पहले इसको 1 मिनट के लिए यहाँ देखिए, ऐसे मान लीजिए हम बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा ऐसे ये सर्किल आपको दिख ही रहा है, सर्किल का सेंटर दिख रहा है आप लोग को, और इधर क्या किए हैं, इधर अपना ये एक्स एक्सिस इधर हमारा वाई एक्सिस ऐसे है। और मान लीजिए कि पार्टिकल कभी जो है इस बिंदु पे है, इस पाथ के इस बिंदु पे है पार्टिकल का पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा, ये पाथ आपको दिख रहा है, दिस इज द पाथ। ठीक है कि नहीं, इस पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अब मान लीजिए किसी टाइम पे वो बिंदु पी पे है, अब उसका पोजीशन हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन पार्टिकल पी अगर इस बिंदु पे है तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, अगर उस बिंदु पे है तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एंड आपको ओरिजिन ये दिख ही रहा है, ये ओरिजिन है। यहाँ से हम लोग इस तरह से ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालिएगा इतना, और फिर ये आपका ये यहाँ से लेकर के अगर इसकी बात करें ऐसे, ऐसे समझिए, तो इतना उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आइए उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पार्टिकल की पोजीशन अगर डिस्क्राइब करना है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग बात करना पसंद करते हैं, एंगुलर। ठीक है, एंगुलर क्वांटिटी, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सो देखिए ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये बिंदु यहाँ है, यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएं बिंदु P को, ऐसे क्या किए, ये हम अपना ये बिंदु P का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर R। ठीक है, ओके, वो से P तक ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये जो कोण बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ से ये कोण अगर थीटा है तो इस कोण को हम लोग उसका एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। ये जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R है, ये जो कोण बनाएगा एक्स के साथ उस कोण को हम लोग बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति उसकी। ठीक है, और ये बिंदु P जो है अगर आपको एक्स और वाई है तो इसका पोजीशन वेक्टर R को माने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ R वेक्टर के लिखना चाहें इस फिगर से तो ये वेक्टर R को कैसे लिखिएगा, आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें ये ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R इक्वल टू ये एक्स आई प्लस वाई जे दिस वे पोजीशन वेक्टर। अगर उस बिंदु P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, तब पार्टिकल का मतलब ओरिजिन से P तक जो वेक्टर R खींचेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसका नाम पोजीशन वेक्टर होता है,
याद है ना, रेस्ट एंड मोशन का पूरा खेल ही हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन वेक्टर, देन डिस्प्लेसमेंट, देन dr/dt, ये सब याद है। दैट इज द आर। तो यहाँ भी जा रहा है, सेम चीज है भाई। पार्टिकल p है, उसका पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है कि नहीं। पोजीशन वेक्टर r को लिखना चाहे, अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसमें जेड की बात नहीं उठेगी। एक प्लेन में मोशन है तो हम मान लिए हैं कि जो मोशन का प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। जो मोशन का प्लेन है दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। पार्टिकल के पोजीशन सर्कुलर पाथ पे बदल रहा है ग्रेजुअली। तो इसमें जो है हम पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों हमारा वेरिएबल हो जा रहा है, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ गौर करके एक्स और वाई दो वेरिएबल मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। आपका मान लीजिए थोड़ा देर के बाद पार्टिकल अगर यहाँ पे चले आवे, यहाँ पे घूम के चला आता है इस ढंग से, मान लीजिए पी से घसक करके ये आपका एक दूसरा बिंदु क्यू पे आ गया। तो इस बिंदु पे आएगा तो उसका एक्स और वाई बदल जाएगा कि नहीं। इसका यहाँ पर पार्टिकल अगर पहुँचता है, यहाँ देखिए अगर ऐसे पहुँचता है तो ये उसका वाई डैश हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स डैश हो जाएगा, हो जाएगा। इस बिंदु का एक नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। बोलिए, तो ये जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो गया। सॉरी, यहाँ पे मतलब पोजीशन वेक्टर तो बदला ही बदला, कोऑर्डिनेट बदला। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो एक्स एंड वाई हमारे दो दो वेरिएबल मिलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी मेरा बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदलेंगे, ठीक है। इतना कोण हम नापेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कोण नापेंगे। ये नया वाला एंगुलर पोजीशन होगा, इसको थीटा डैश का है। शुरू में था थीटा, पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ थीटा कोण बना रहा था, अब बाद में अब थीटा डैश बना रहा है। तो एंगुलर ये आपका ये बदल गया। बोलिए, ये आपका इस तरह से बदल रहा है, थीटा से बदल करके थीटा डैश हो गया। एक चीज आप लोग महसूस करिए, अगर हम लोग इसके सेंटर पर ओरिजिन लेकर के बात कर रहे हैं, तब पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आर जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, वो तो रेडियस के बराबर होगा, कहीं भी जाएगा। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बात करिए, तो पार्टिकल की पोजीशन को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो उसका जो ये वेक्टर आर है, इसका पूरे रोटेशन के दरमियान पूरा पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पूरे में हम लोग, एक मिनट ठंड लग रही है भाई, अच्छा मफलर लगा लेने दीजिए। यार देखो, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर आर बदल रहा है, लेकिन ये खासियत है कि इस आर का केवल डायरेक्शन बदल रहा है, आर का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो अगर इसको हम लोग अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करना अगर प्रारंभ करते हैं तो हमारा एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करें जिसमें हमारा आर कांस्टेंट है, केवल थीटा वेरिएबल है, तो केवल थीटा के वेरिएशन के टर्म में मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पार्टिकल जब मूव कर रहा है, मान लीजिए पहले ये पी पे था और उसके बाद पहुंच गया क्यू पे, तो पार्टिकल अगर पी से क्यू तक गया तो उसका पोजीशन वेक्टर बदला, लेकिन पोजीशन वेक्टर का केवल डायरेक्शन बदला, ए एंगल थीटा बदला। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर है, तो आर नहीं बदल रहा है, रेडियस के बराबर है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन बदल रहा है। तो थीटा के टर्म में मोशन को डिस्क्राइब करना हमारे लिए ज़्यादा ईजियर है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग को याद होगा, एक होता है, थोड़ा सा हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एक चीज होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एक पॉइंट, और उसके बाद एक लाइन सेलेक्ट करते हैं ऐसे आर। हम एक लाइन सेलेक्ट किए, ये हमारा एक बिंदु हम सेलेक्ट कर लिए ऐसे दिस वे, ये बुझे ओरिजिन की जगह पे है,
एक बिंदु ले लेते हैं, एक लाइन हम लोग मान लीजिए ओ एक्स सेलेक्ट कर लिए, ओ एक्स सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करते हैं कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे होता है, एक बिंदु यहाँ पर पी हो और इसका पोजीशन बताना हो, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस बिंदु ओ से यहाँ पी तक इसको मिला देते हैं। ओ से पी की दूरी, ओ से पी की दूरी हम लोग ये आर ले लेते हैं और ये कोण हम लोग नाप लेते हैं, ऐसे ऐसे थीटा ले लेते हैं और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बोलते हैं आर आर थीटा और इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आया? एक हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन दिख रहा है और किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना। यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं कि बिंदु P को ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ये कोई बिंदु ले लिए, वो एक लाइन ले लिए ओ एक्स, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, इसका पोजीशन बताना है तो सिंपली हम लोग ओ से पी को मिला देते हैं और ये जो लेंथ होता है ओ से पी तक का जो लेंथ है उस आर को हम लोग ले लेते हैं एंड ये कोण हम लोग ऐसे नाप लिए, ये कोण हमारा थीटा रहेगा, कोण को हम लोग रेडियन में नापेंगे। तो इस तरह से इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाता है आर थीटा और ये बोलते हैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट है। पार्टिकल का अगर पोजीशन बदल करके मान लीजिए यहाँ हो जाता है, यहाँ पोजीशन हो जाता है, तो फिर इस पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं और उसके बाद मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बिंदु Q है तो हम लोग यहाँ पर ये दूरी एक मान लीजिए आर डैश, यहाँ से एक कोण ऐसे नाप लिए, ये कोण हमारा ये थीटा डैश, तो इस बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर डैश थीटा डैश। तो इसमें आर एंड थीटा वेरिएबल होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक आर है, ओ से पी तक की दूरी और ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आर और थीटा ये दो चीज वेरिएबल होते हैं इन जनरल। सर्कुलर मोशन में अगर इस बात को हम यूज करने जा रहे हैं तो देखिए क्या मजा की बात हमको मिल रहा है कि जो चूंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सेंटर पे हम वो अपना इनिशियल बिंदु मान ले रहे हैं, तो वो से पी तक की कहीं भी पी घूमेगा इस पाथ पे, तो वो से पी तक की जो दूरी है जो आर है, दैट आर इज कांस्टेंट एंड द ओनली वेरिएबल इज योर थीटा, द ओनली वेरिएबल इज योर थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं? द ओनली वेरिएबल इज थीटा। इस बात को अगर हम लोग यहाँ आते हैं, ये आप समझ गए, समझ गए इसकी बात जो बोले, ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट का भी आइडिया आप लोग के पास एक होना चाहिए, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट का आपका एक आपके पास आइडिया चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक मतलब एक बेसिक बात आप लोग को समझा दे रहे हैं जिसके आधार पर आपको लगेगा कि हम लोग क्यों थीटा के टर्म में डिस्क्राइब करना पसंद कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ देख लिया आप। एक हम फिर यहाँ आ रहे हैं, ये देखिए ये हम अपना रखेंगे एक्स वाई, दोनों साथ साथ चलते रहेगा पैरेलल। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, कार्टेशियन भी। है ना। एक आपको वेक्टर यहाँ ले रहा है, मान लीजिए यहाँ देखिए एक ऐसे है, ये मान लीजिए आपका ये ओ पी है, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु पी है, ठीक है। तो ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया, आई एंगल हमारा थीटा हो गया। तो इसका अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आर एंड थीटा लिखेंगे कि नहीं? पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आर थीटा लिखेंगे, कार्टेशियन नहीं।
देखिए लिखना पड़ता है, जब हम लोग लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो एक्स वाई कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई ऐसे एक्स वाई लिख दे और कोई यहाँ आर थीटा लिख दे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ बताना पड़ता है कि दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट, हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये बिंदु अगर यहाँ पे होता, बाई द वे ऐसे समझिए, अगर ये बिंदु यहाँ पे होता, इस बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना होता, आप क्या लिखते? आर तो लिखते ही लिखते, ये दूरी आर होती और ये कितना होता आपका थीटा होता 0। अगर यहाँ पे बिंदु हो जाए कोई, इधर एक्स वाई है, तो यहाँ पे कोई बिंदु हो जाए, इस बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसमें ये तो आपका आर रहेगा ही रहेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का कोण नापिएगा, ये पाई/2 हो जाएगा रेडियन में। तो ऐसे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या बताइएगा? आर पाई/2, बोलिए, ये समझिए। और यहाँ मान लीजिए फिर अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु पे आइएगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तब पूरा इतना कोण नापिएगा। तो इस बिंदु के अगर कोऑर्डिनेट की बात करिएगा, एक हो जाएगा आपका आर, ये तो आर रहेगा ही रहेगा, यहाँ ओरिजिन से नापाएगा ये आर, इतना आपका आर रहेगा। इतना ये आपका आर रहेगा, बोलिए आर, और ये कोण नापिएगा तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अगर आप इस बिंदु पे आ जाए, कुछ खास खास बिंदु को हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक बिंदु आ जाए, तो इस बिंदु को अगर बताना है कि इस बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा, आप यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करिएगा, तो क्या लिखिएगा? यहाँ तो ये आर तो रहेगा ही रहेगा आर, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा करके ये नापिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 पाई/2, 3 पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर घूम करके फिर ऐसे आते हैं तो आर, अगर कोण पूरा घुमा के नापिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नापिएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट फिर अगर आप लिखें तो आर, यहाँ क्या हो जाएगा? आपका 2 पाई आ जाएगा। लेकिन देखिए ये 2 पाई का रोटेशन जो है पुराने स्थिति में लौटा देगा, नहीं समझे क्या? तो हम इसका कोऑर्डिनेट ये 0 ही लेकर के काम करेंगे। वैसे अगर 2 पाई कहीं आ जाए, आर 2 पाई आ जाए, तो 2 पाई का मतलब हो जाएगा हम फिर उसी जगह पे आ गए हैं जो ये वाला बिंदु दिख रहा है, जिसका आर और 0 है कोऑर्डिनेट, वहाँ पे आप आ गए। तब पोजीशन अगर बताना है सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल जा रहा है, तो उसका पोजीशन दो तरीका, एक पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में बताइए और दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में बताइए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो जाएगा। अगर पोलर के टर्म में बात करते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कि कहीं भी जाएगा तो उसका आर कांस्टेंट है और उसका केवल थीटा वेरिएबल है। समझ गए कि नहीं? उसका आर कांस्टेंट है एंड उसका थीटा वेरिएबल है। यानी सर्कुलर मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक वेरिएबल थीटा के वेरिएशन के टर्म में, जिसमें एंगुलर पोजीशन थीटा जो है बदलते रहेगा। आर तो तय है कि कहीं भी उस पाथ पर रहेगा तो उसका रेडियस फिक्स्ड है। समझ गए कि नहीं? एक मजेदार बात है ये, आप समझ गए। तो पोजीशन को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना पसंद करेंगे, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद से जो है इसी तरह के क्वांटिटीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? ये आप लोग समझ गए, ये पोजीशन वगैरह आप लोग का हो गया, ओके, ठीक है। जिनको ये हो गया पोजीशन, समझ गए आप लोग। और आप लोग जो है यहाँ सुन लीजिए, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ओके। यहाँ तक पोजीशन समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोग सर्कुलर मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक अगला पेज आप लोग के लिए ले रहे हैं। इसमें हम एंगुलर पोजीशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस, सब एंगल के टर्म में बात करेंगे। एंगुलर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, कभी लीनियर पोजीशन हम लोग लेते थे, है कि नहीं? अब यहाँ हम लोग एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे एंड एंगुलर पोजीशन के टर्म में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ देखिए, अब ये जो है आपको जो दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये अपना बना लेंगे, ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे, ये ऐसे
दिस वे, और ये y भी रखेंगे। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये मेरा वेक्टर r। अब मुझे अभी तक जो हम जो बात बोले थे, एक बैकग्राउंड खड़ा कर रहे थे, सर्कुलर मोशन को किस तरह से हम डिस्क्राइब करें, किन क्वांटिटीज के टर्म में डिस्क्राइब करें, उसके लिए एक बैकग्राउंड हम लोग खड़ा कर लिए। अब देखिए हम लोग कौन कौन क्वांटिटीज इसमें परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, इस पे बात करनी है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमारा ये हो गया, हमारा पार्टिकल यहाँ P बिंदु पे है, ठीक है, और ये जो कोण यहाँ से जो बन रहा है, ये कोण हमारा थीटा है, ये ओरिजिन है। इनिशियल लाइन हमारा OX है जो कि x एक्सिस है, और उसी के साथ हमारा ये OP वेक्टर जो है कोण थीटा बनाया। ओके, तो हम एक टर्म परिभाषित करने जा रहे हैं, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। पहला एंगुलर पोजीशन, ये जो है इसको अगर हिंदी में बोलिएगा तो बोलिएगा कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति है, इसी में तो जो पोजीशन वेक्टर ओपी है पार्टिकल का, मान लीजिए टाइम टी पे यहाँ पे है, ये टाइम टी पे ये स्थिति है, पार्टिकल का पोजीशन पी है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी जो होगा वो OX के साथ जो कोण बना रहा है, दैट इज इट्स एंगुलर पोजीशन। क्या कह सकते हैं, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर with x axis is angular position क्या बोले, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ x एक्सिस द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ x एक्सिस इज एंगुलर पोजीशन। इस एंगुलर पोजीशन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से, एंगुलर पोजीशन, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। ठीक है, एंगुलर ऐसे बोलिए, एंगुलर पोजीशन थीटा है। ओके, इतना बात आप समझ गए। अब मान लीजिए कि पार्टिकल जो है एक नया पोजीशन एक्वायर करे, ठीक है, ये यहाँ चला जाए, मान लीजिए पार्टिकल P जो है इसके बाद यहाँ आ गया, ये P का नया पोजीशन है, यहाँ पर पहुंचा, इस पोजीशन को मान लीजिए हम Q का है, तो यहाँ पर पार्टिकल पहुंचता है T अब प्लस डेल्टा T पे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लगा डेल्टा T, यहाँ पर टाइम T पे है, यहाँ T प्लस डेल्टा T पे है। बताइए तो
अब अगर आप कोण नापिएगा यहाँ से, ये कोण नापिएगा पूरा यहाँ से घूम करके, ये नया वाला कोण होगा, नया वाला कोण, इस नया वाला एंगुलर पोजीशन को हम बोल सकते हैं, यहीं से नाप सकते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ना थीटा डैश है, इसको थीटा डैश कर सकते हैं, या इस कोण को हम लोग बोले तो ये इतना का परिवर्तन हुआ कि नहीं कोण में, देखिए तो इतना से कोण में परिवर्तन हो गया कि नहीं। अगर थोड़ा देर के लिए इसको थीटा डैश हम बोले, ऐसे थीटा डैश बोल दें तो क्या हो जाएगा। अब हम लोग एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये जो है मेरा है, इसको बोलेंगे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। एक यहाँ पर लाइन, ये एंगुलर पोजीशन वाली बात हो गई। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन, कोणीय स्थिति बदली कि नहीं बदली। शुरू में कोणीय स्थिति क्या थी, थीटा, बाद में कितना हो गई, थीटा डैश, तो थीटा में एक परिवर्तन हो गया, थीटा में एक परिवर्तन हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन change in angular position is called angular displacement. This is angular displacement. Change in angular position is called angular displacement. ये आपको याद रखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोण में कितना परिवर्तन हुआ भाई, जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर जब बदला तो शुरू में कोण था थीटा, बाद में हो गया थीटा डैश। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे डेल्टा थीटा, ये लिखेंगे डेल्टा थीटा, माने चेंज इन थीटा, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ऐसे। और छोटे सब ढंग से हम लिखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देते हैं।
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, क्या देखिए ये भाषा में लिख दिए पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो ये आपका देखिए, आप क्या लिखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा थीटा जो कि बराबर है थीटा डैश माइनस थीटा, या इसी को कुछ लोग क्या लिखेंगे, हम थीटा लिखे थे बाद में थीटा डैश लिख दिए थे, बोलिए। तो या लोग कुछ ऐसे आप अगर लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते थे कि बाद वाला एंगुलर पोजीशन घटाओ शुरू वाला एंगुलर पोजीशन थीटा टू माइनस थीटा वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, सिंपल सी बात है। सर्कुलर पथ पे जा रहा है, पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, एक्स के साथ पोजीशन वेक्टर जो कोण बना रहा है थीटा जो कि उसका एंगुलर पोजीशन है बदलेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपका इतना डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, कोण में कितना परिवर्तन हुआ देखिए। तो अगर एक ही लाइन से अगर हम इसको ऐसे करें, मान लीजिए यहाँ से ले करके यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ तक आपका इनिशियल था, ये फाइनल था, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो आप ये लीजिएगा ऐसे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करिएगा, इस कोण की बात करिएगा, तो यही कोण तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल। यहाँ देखिए टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक थीटा डैश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका थीटा, तभी क्या हो जाएगा, थीटा डैश में से थीटा घटा दीजिएगा तो डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा आपका सीधे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा डेल्टा थीटा, बस डेल्टा थीटा। अच्छा नापिएगा किस चीज़ में, तो एंगल को तो नापते हैं रेडियन में, तो एंगुलर पोजीशन जो रहेगा वो कौन चीज़ में रहेगा, ये थीटा का यूनिट क्या होगा एंगुलर पोजीशन का, अगर इधर यूनिट पर आप विचार करिए तो थीटा रहेगा आपका रेडियन में, और डेल्टा थीटा भी कौन चीज़ में रहेगा, ये भी रेडियन में रहेगा। दोनों बात को यहाँ लिख लीजिए। यूनिट थीटा ना पता है कौन चीज में है, यार थीटा ना पाओगे रेडियन में, और डेल्टा थीटा भी चेंज इन थीटा में, रेडियन में से रेडियन घटेगा तो रेडियन ही नहीं मिलेगा, तो आपका ऐसे रहेगा। तो दिस इज योर एंगुलर पोजीशन। आई होप आप लोग बात को एंगुलर पोजीशन समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए। मैं कोण में सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर जो कोण बना रहा है उस कोण में कितना परिवर्तन है, दैट इज डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसमें एक टाइम भी तो लगा, मान लीजिए कि पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो यहाँ पर टाइम टी पे था, यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी पे था, तो देखिए तो पार्टिकल को इतना जो डिस्टेंस कवर किया, ये जो यहाँ देखिए ये रास्ता पर ये इतना जो ये आर्क लेंथ जो कवर किया, तो इतना आर्क लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो कोण है वही ना ये डेल्टा थीटा है, बोलिए। वो जो कोण आपको जो बन रहा है ऐसे आपको दिखाई दिया ना, एक आर्क लेंथ कवर किया, ठीक है कि नहीं, दो पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो टाइम टी पे यहाँ पे है और टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ पे है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है एंगुलर पोजीशन में, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है उसमें टाइम कितना लगा, टी से टी प्लस डेल्टा टी पे गया तो उसमें कितना लगा डेल्टा टी, समझ गए कि नहीं। तो अब हम लोग का जो होगा एक चीज बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे।
इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। और इसके लिए सिंबल हमारा रहेगा ऐसे, ये बदल देते हैं कलर, ये रहेगा ओमेगा लिखेंगे, ये ग्रीक लेटर ओमेगा है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ओमेगा, ये ओमेगा बार से डिनोट करेंगे इसको, ऐसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफिनेशन देंगे, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आप लिखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में आप इसे डिवाइड करिएगा टाइम इंटरवल से, रहेगा आपका टाइम इंटरवल। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप अगर यहाँ लिखिएगा तो उसके लिए सिंबल लिखिएगा डेल्टा थीटा, और टाइम इंटरवल के लिए लिखिएगा डेल्टा टी, और ये जो एवरेज यहाँ ये जो लिखे हैं इसके लिए सिंबल रहेगा ओमेगा बार। यानी फाइनली आप एक इक्वेशन लिखें, ओमेगा बार इक्वल टू ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा थीटा आप समझ रहे हैं क्या चीज़ है, डेल्टा थीटा इज बाद वाला थीटा घटाओ शुरू वाला थीटा, थीटा डैश घटाओ थीटा, या अगर दो हो गया है तो थीटा टू माइनस इतना, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे T2 माइनस T1, ऐसे जो हम लोग चर्चा किए हैं थीटा टू के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए थे, थीटा डैश लिख दिए, यहाँ थीटा वन के जगह पे क्या लिखे थे, थीटा, याद है, इतना, और नीचे में डायरेक्ट बुझिए कि डेल्टा टी, हो गया, यही है आपका इतना, ये आपको रहेगा। इसका यूनिट लिखिएगा, तो इसका यूनिट अगर यहाँ पर चर्चा करें तो थीटा में से थीटा जाएगा, थीटा के रेडियन में से रेडियन घटेगा तो रेडियन, और डिवाइडेड बाई ये क्या है सेकंड रहेगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा, तो एसआई यूनिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए तो ज़्यादा सही है, रेडियन पर सेकेंड, SI नोटेशन में रहेगा। बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है कि नहीं, कितना कोण ट्रेवल किया, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा था तो सेंटर पर कितना बड़ा कोण डिस्क्राइब किया, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो अगर हम लोग बात करें एक तरह से, अब इसको लंबा भाषा में लिखना होगा तो कहिएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी is defined in an interval of time as the ratio of angular displacement to the time interval। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे,
ये देखिए, इसको अगर फुल फ्लेजेड अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी of a particle is defined in an interval of time average angular velocity is defined in an interval of time ऐसे as the ratio of angular displacement ये ऊपर एक बात लिख लिए थे, अगर किसी को मन करे ये दिमाग में अपने ऐसे रख ले, और जो डिफिनीशन के ज़्यादा डिफिनीशन को पसंद करता हो ऐसे लिख सकता है भाषा में। कोई कहेगा कि लिखिए क्या है तो बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is defined in an interval of time as the ratio of angular displacement to the time interval। आई होप आप बात को समझ गए हैं। अब जब इतना समझ गए, एवरेज जब आप समझ जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस निकालिएगा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इतना होने के बाद हम लोग बोलेंगे एक इंस्टेंटेनियस करके डिफाइन करेंगे। ऐसे देखिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? इसके लिए लिखेंगे, सिंबल रहेगा हमारा ओमेगा, सिंपली ओमेगा रहेगा, इसमें ओमेगा बार नहीं रहेगा। एक ग्रीक लेटर ओमेगा है, इसका अगर हिंदी लिखने का मन है तो ऐसा लिख दे रहा है, जस्ट हिंदी वाले इतना ही से उनका काम चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मैंने बोलेंगे तात्क्षणिक कोणीय तात्क्षणिक कोणीय वेग। तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो ये देखिए,
एवरेज से इंस्टेंटेनियस पर कैसे पहुंचते हैं तो सब लोग को मालूम है, उसका लिमिटिंग मान रहता है, तो वही स्टाइल हम लोग लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या बोलेंगे, अगर इसकी बात हम लोग बोले यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिख लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी is defined at an instant instantaneous angular velocity is defined at an instant of time as the limiting value of average angular velocity at an instant of time as the limiting value of average angular velocity limiting value of average angular velocity when time interval tends to 0 when time interval tends to 0। आई होप आप लोग बात को समझ गए। जस्ट एक डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। तो एवरेज में क्या रहता है आपको, ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा एंगुलर टाइम, टाइम इंटरवल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब बाई टाइम इंटरवल, ये होता है आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू लिख देते हैं, ऐसा है ना, यहीं पे एक शब्द लिख देंगे ऐसे, लिमिट, इसमें ये डेल्टा टी जो है मेरा ये टेंड करेगा 0 की ओर, और यही जो चीज़ है हमारा ये जो चीज़ है हमारा ये ओमेगा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओमेगा है, ऐसे। समझ गया, यस। और ये आप जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ये डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा हो जाएगा फाइनली डी थीटा बाई डी टी। इसका भी अगर यूनिट की बात करिएगा तो देखिए, तो आप डी थीटा बाई डी टी जो है बेसिकली डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ही है, अरे उसी का ना सीमांत मान है, लेकिन है तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ही जैसा चीज। तो इसका यूनिट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, टी रेडियन पर सेकेंड।
समझ गया कि नहीं? कैसे हो जाएगा? कोई समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप एक चीज देखो, एक चीज आप लोग को ये पल पल महसूस की जाने वाली है, इसको देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फैन लटक रहा है, ओके, फैन का एक ब्लेड है, ब्लेड के टिप पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ब्लेड है, ब्लेड के टिप पे एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल पर अगर हम फोकस करें तो उसका ये जो मोटर है वहाँ जहाँ उसका सेंटर है वहाँ से उसकी दूरी r है। तो ब्लेड के टिप पर का पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब आप ये बताइए, जब आप स्विच को ऑन किए, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, देखें ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल था ऐसे दिस में, तो एक एंगल बनाया, मान लीजिए 10 डिग्री, डिग्री में ही सोचिए आपको सहूलियत होगी, 10 डिग्री का एक कोण बनाया, तो उस कोण को बनाने में एक समय लगा होगा, लेकिन फिर अगला 10 डिग्री का कोण बनाएगा तो उसमें टाइम घट जाएगा। स्विच, फैन को स्विच ऑन किया है, स्विच, ये आप समझ रहे हैं कि शुरू वाला 10 डिग्री गया, जस्ट आपको समझाने के लिए, दिमाग में एक आइडिया डालने के लिए, पहला 10 डिग्री गया, रेस्ट से स्टार्ट किया, स्विच को ऑन किए, फैन इनिशियली रेस्ट में था, तो शुरू वाला 10 डिग्री से जब घूमा तो एक टाइम लगा, और वही ब्लेड अगला 10 डिग्री से जब रोटेट करेगा तो उसमें जो पहला वाला 10 डिग्री में जितना टाइम लगा होगा, अगला 10 डिग्री में टाइम क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर अगला 10 डिग्री की बात करें, उसमें उस अगला 10 डिग्री को तय करने में जो टाइम लगेगा पहले वाले से भी थोड़ा कम लगेगा, यानी उसमें थोड़ा और फास्ट हो गया है, ऐसा समझिए। फिर अगला 10 डिग्री की बात करिएगा तो उसमें टाइम और घट जाएगा। तो आप क्या दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, और आपको फील होता है कि नहीं कि फैन फास्ट फास्ट एंड फास्ट एंड रादर फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर होते जा रहा है। जब स्विच ऑन करिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं कि पंखा का रोटेशन जो है मैंने वो फास्टर एंड फास्टर मूव कर रहा है। तो उस फास्टर एंड फास्टर मूवमेंट में उसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यही ना डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है। ये क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इतना कोण, इतना टाइम, फिर अगला उतना ही कोण लेकिन टाइम कम, फिर उतना ही अगला कोण, फिर टाइम कम। तो ये रेशियो एक तरह से चेंज करते जाएगा कि नहीं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ही हर एक 10 डिग्री के रोटेशन में बात करें तो वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं जब फैन को स्विच ऑन किए हैं। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिसका नाम हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये पल पल बदलने वाली चीज़ है। मान लीजिए हम क्या किए कि 10 डिग्री में बात किए, अब उस 10 डिग्री को 5 डिग्री एंड 5 डिग्री के दो पार्ट में बांट करके सोचें, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं कि पहला 10 डिग्री से जब ब्लेड रोटेट किया होगा तो जितना टाइम लगेगा, अगला 10 डिग्री से जब रोटेट करेगा तो उसमें टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। तब पहला 10 डिग्री में मतलब स्लोअर हुआ एंड पहला 5 डिग्री में स्लोअर हुआ एंड अगला 5 डिग्री में क्या होगा, फास्टर। अब इस 5 डिग्री को भी 5 पार्ट में बांटे एक एक डिग्री का। आप बताइए तो फर्स्ट एक डिग्री ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा, अगला एक डिग्री ट्रेवल करने में टाइम थोड़ा कम लगा होगा, फिर अगला एक डिग्री में टाइम थोड़ा और कम, फिर अगला, एंड इस तरह से अंतिमवा इस 5 डिग्री की बात करें तो इसमें अंतिमवा एक डिग्री जो तय किया उसमें टाइम इन सबसे कम लगा होगा, यानी सबसे फास्ट मूव किया होगा। तो जब पार्टिकल इसमें पल पल का हिसाब किताब है कि नहीं, पहला एक डिग्री, फिर अगला एक डिग्री, फिर अगला एक डिग्री, पहले 10-10 डिग्री के बात किए, फिर एक एक डिग्री की बात किए। अब एक डिग्री को ही दो पार्ट में बांट दें तो हाफ डिग्री में जितना टाइम लगेगा, फैन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट हाफ डिग्री में जितना टाइम लगेगा नेक्स्ट हाफ डिग्री में टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, यानी उसमें थोड़ा फास्टर हो जाएगा। तो इस तरह से है क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी भी जो है ये पल पल बदलने वाली चीज है। फिर देखिए जब फैन आपका चलते रहता है, चलना शुरू कर दिया तो चलते चलते एक मैक्सिमम स्पीड को प्राप्त कर लेता है। अब उस समय जब रोटेट कर रहा होता है तो उसके एक ब्लेड की बात करें, उस ब्लेड के टिप के किसी पार्टिकल पर बात करें, वो पार्टिकल अब जब एक समान रेट से चल रहा है तो पहला 10 डिग्री में जितना टाइम लगेगा, अगला 10 डिग्री में उतना ही टाइम लगेगा, फिर अगला 10 डिग्री में उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट हो चुका है। अगर उसमें
अगर मान लीजिए 10 डिग्री को अगर 5 डिग्री एंड 5 डिग्री में बांट करके विचार करें तो फर्स्ट 5 डिग्री में जितना टाइम लगेगा अगला 5 डिग्री में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि एक समान रेट हो चुका है। उस 5 डिग्री को बराबर बराबर एक एक डिग्री में बांट दें तो हर एक डिग्री को ट्रेवल करने में बराबर टाइम लगेगा। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब फुल स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर करके एंड अब वो ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आप फैन को स्विच ऑफ कर दिए तो फैन स्लो डाउन होना शुरू होगा। स्लो डाउन शुरू होगा तो पहला 10 डिग्री में जितना टाइम लगेगा अगला 10 डिग्री में टाइम बढ़ जाएगा, तब ना आप कहते हैं कि स्लो हुआ। फिर उसके नेक्स्ट 10 डिग्री की बात करें तो उसमें टाइम और बढ़ जाएगा, फिर अगला 10 डिग्री की बात करें तो उसमें टाइम और बढ़ जाएगा। तो सेम एंगल को ट्रेवल करने में टाइम बढ़ रहा है, ये ऊपर में सेम रखे नीचे में बढ़ रहा है, तो ये रेशियो घटेगा कि नहीं घटेगा? एवरेज की ही बात कर लीजिए तो घट रहा है कि नहीं। अब उसमें एक एक डिग्री की बात करिए, फर्स्ट एक डिग्री में जितना टाइम लगेगा नेक्स्ट एक डिग्री में टाइम बढ़ जाएगा, फिर अगला एक डिग्री में टाइम और बढ़ जाएगा। इसी बात को तो कहते हैं कि पल पल वो स्लो हो रहा है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस ढंग से जो ओमेगा नाम की जो चीज है जिसको आप कोणीय वेग बोल रहे हैं ये भी पल पल बदलने वाली चीज है। अब ओमेगा बदला कि ना, पहला 10 डिग्री में जितना टाइम लगा अगला 10 डिग्री में कम लगा यानी फास्ट हो गया, तो ओमेगा चेंज किया कि नहीं किया? अगला 10 डिग्री में टाइम और कम लगा तो ओमेगा और बढ़ गया। जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये ओमेगा जिसका नाम कोणीय वेग है ये भी पल पल बदलने वाली चीज है, ये पल पल बदलेगी। समझ गया? अब अगर हम अगला बात करें तो जब इसकी बात कर लिए तो एक ओमेगा जब बदलेगा, जब वेग बदलता है तो उसमें त्वरण की बात उठती है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज करेगा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की बात उठेगी। तो इसी तरह से हम लोग एक चीज डिफाइन करने चल रहे हैं जिसका नाम है पहले एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इसको बोलेंगे औसत कोणीय त्वरण। हिंदी लिख दे रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे को इतना ही से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और बाकी बात तो वो जानते ही हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल रहेगा अल्फा बार। तो ये भी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अगर आप एक इसको लिखा भाषा में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप ऐसे सिंबल में अगर लिखना चाहिएगा ना तो पहले इसी को लिख लीजिए, एक सेकेंड। ये अगर अल्फा बार लिखिएगा ये क्या लिखिएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इससे आपका काम चलता है तो चला सकते हैं। माने एंगुलर वेलोसिटी तो बदला, आप अभी अभी आपको फील कराए हैं कि ओमेगा तो बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये बाद वाला ओमेगा घटाओ शुरू वाला ओमेगा चेंज इन ओमेगा बाई T2 माइनस T1, यही अल्फा बार है, यही एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर इसकी बात करें हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एवरेज एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ऐसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए सिंबल होगा ए अल्फा बार बराबर इतना हो जाएगा।
नहीं समझे? ऐसे भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ क्या लिखिएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नीचे में क्या लिखिएगा? बाय टाइम इंटरवल। डेल्टा टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल ये रहेगा अल्फा बार। समझ पाए कि नहीं आप लोग? ये ऐसे ये अल्फा बार इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, अल्फा बार इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर आप ये इसको अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए, ओमेगा का यूनिट क्या था? रेडियन पर सेकेंड। तो चेंज इन ओमेगा का ऊपर में क्या आएगा? ये यहाँ अगर हम लोग इसकी बात करें यूनिट की, तो ये रेडियन पर सेकेंड जो है ना, रेडियन पर सेकेंड, अब बाई सेकेंड ये कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भाषा लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, एक इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होगा एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। लिख लीजिए, इस बात को भी लिख देते हैं, अगर क्योंकि बहुत बच्चा इसमें कंफर्टेबल रहता है। ऐसे देखिए, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड in an interval of time. Average angular acceleration is defined in an interval of time as the ratio of change in angular velocity to the time interval. आई होप आप लोग को क्लियर है। Average angular acceleration is defined in an interval of time as the ratio of change in angular velocity to the time interval. मेरे ख्याल से सब बात आप समझ गए इसमें। इसका जो लास्ट है, अब इतना हो जाने के बाद
अगर हम लास्ट की बात करें इसके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो, जहाँ तक समझने की बात है वो तो एवरेज में ही क्लियर हो जाता है कि बात है क्या है वास्तव में। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, इसमें क्या है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा, एंड उस जीरो की ओर टेंड करते हुए टाइम इंटरवल में सोचते हैं बहुत छोटे टाइम में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट चेंज इन टाइम का जो रेशियो होगा, जो उसका एक लिमिटिंग मान होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप तो पहले से जानते हैं, आप अगर लिखना चाहें भाषा में तो लिख सकते हैं ऐसे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन is defined at an इसके लिए सिंबल रहेगा अल्फा, इंस्टेंटेनियस है। Instantaneous angular acceleration is defined at an instant of time, at an instant of time as the limiting value of average angular acceleration at an instant of time as the limiting value of average angular acceleration. At an instant of time as the limiting value of average angular acceleration in time interval tends to 0. समझ गए आप लोग इतना? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन is defined at an instant of time as the limiting value of average angular acceleration and time interval tends to 0. यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फा ऐसे लिख लीजिएगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, जो कि आगे चल के हो जाएगा ये डी ओमेगा बाई डी टी, और यहाँ से अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। ये आपका रिलेशन हो गया। और देखिए इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक लाइन ये भी लिख लीजिए 10 एंगुलर
acceleration is a rate of change of angular velocity, angular velocity, acceleration is a rate of change of angular velocity is a rate of change of angular velocity with respect to time angular velocity with respect to आई होप। अच्छा, इसका यूनिट भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट अगर आप यहाँ पर लिखें तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो आई होप क्लियर हो गया, सब डिफिनीशन तो क्लियर हो गया। एंगुलर क्वांटिटी है बहुत अच्छा है। अच्छा, पूरा हो गया था।